हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग बहुत सिंपल सॉफ्टवेयर देखने वाले हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी तक हमने जितना देखा डीबगर वगैरह वो सब काफी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल फंक्शनैलिटी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं ऐसे कुछ सिंपल सॉफ्टवेयर जो रिवर्स इंजीनियरिंग में हमारा काफी काम आसान करते हैं। तो सबसे पहला बेसिक टूल जो मेरे ख्याल से आप लोगों ने पहले से ही यूज कर रखा होगा वो है फाइल कमांड। ठीक है, फाइल कमांड दिखने में बहुत बेसिक है लेकिन आपको अच्छी इंफॉर्मेशन दे देता है जो आपके काफी काम आ सकती है रिवर्स इंजीनियरिंग में। जैसे कि हम देखते हैं क्रैकमी एक फाइल है, नॉर्मली हमने जिसपे प्रैक्टिस करी थी क्रैकमी 1 और क्रैकमी 2 हमने कर लिया है ना। तो वैसे ही क्रैकमी पे हम यहाँ पे फाइल कमांड चलाते हैं और इसका आउटपुट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कह क्या रहा है और हमारे कहाँ काम आ सकता है। सबसे पहली बात तो ये बता देता है कि एल फाइल है, कोई और फाइल होगी, मे बी पीएनजी है तो पीएनजी बता देगा, जेपीजी है तो जेपीजी। आपको फाइल टाइप डिक्लेयर कर देता है कौन सी फाइल है, क्योंकि आपको दिख रहा है एक्सटेंशन नहीं है तो आप पता कैसे करोगे कौन सी फाइल टाइप है। वो कोई भी फाइल टाइप हो सकती है, लिनक्स में एक्सटेंशन मैटर नहीं करते, तो आपको पता कैसे चलेगा वो कौन सी फाइल टाइप है। तो आप उस पर फाइल कमांड चलाओ तो वो आपको बता देगा कि ये कौन सी फाइल टाइप है, एल्फ है, जेपीजी है, पीएनजी है और कोई म्यूजिक MP3 है, MP4 है, सब आपको यहाँ पे बता के दे देता है। ठीक है, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आती है हमारे लिए वो है 64 बिट। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, इसको याद रखना। 64 बिट और 32 बिट बिल्कुल अलग हो जाता है जब आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो। दोनों अलग अलग तरीके से काम करती है बाइनरी, दोनों की चीजें अंदर अलग होती है, रजिस्टर्स दोनों के अलग होते हैं, स्टैक डिफरेंट तरीके से काम करता है, बहुत कुछ डिफरेंट होता है। तो अभी हम जो भी कर रहे हैं वो 64 बिट बाइनरी पे। अगर आप सोचो कि मैं 32 बिट बाइनरी पे उसको अप्लाई कर दूं तो आपको वो नहीं कर पाओगे, काफी सारी चीजें उसमें अलग होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल रजिस्टर्स ही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अब रजिस्टर जो हम लोग नॉर्मली 64 बिट में करते हैं वो क्या होते हैं, RAX, RBX, RCX, RDX। लेकिन यही बात करूं मैं 32 बिट के अंदर तो ये होते ही नहीं, क्योंकि ये रजिस्टर 64 बिट के हैं। आप जब 32 बिट की बाइनरी है तो उसके अंदर 64 बिट रजिस्टर काम नहीं करते, उसके अंदर फिर 32 बिट रजिस्टर ही काम करेंगे अगर वो 32 बिट बाइनरी है। ठीक है, इस बात को याद रखना। उसके अंदर EAX, EBX, ECX, EDX ऐसे हो जाएगा। दूसरा उसका कॉलिंग कन्वेंशन अलग होते हैं और बहुत कुछ डिफरेंट भी होता है, ऐसा नहीं है, और काफी कुछ सेम भी होता है। तो ये मत सोचना कि मैं 64 बिट लर्न कर रहा हूं तो मैं 32 बिट भी कर लूंगा। आपको आसानी होगी लर्न करने में लेकिन सेम नहीं है, अलग है कुछ ना कुछ। ठीक है, उसके बाद अभी हमारे यहाँ पे देखे तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो पढ़ते हुए आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आ जाती है लिखी हुई डायनेमिकली लिंक्ड। ठीक है, डायनेमिकली लिंक्ड का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, देखो मैंने पहले भी एक बार आपको समरी सी टाइप की दी थी, इस बार भी समझाता हूं डायनेमिकली लिंक्ड का मतलब क्या है। देखो मैंने आपको बोला था कि हमारी फाइल का जो कोड है सिर्फ वही इनफ नहीं होता हमारी फाइल को रन करने के लिए, बहुत सारा एडिशनल कोड भी डाला जाता है। ठीक है, जैसे आप पुट्स फंक्शन लिखते हो कि पुट्स क्या काम करता है, प्रिंट करता है स्क्रीन पे। क्या पुट्स का कोड आप खुद से पूरा लिखते हो, नहीं लिखते। तो वो कोड हमारे को कहां से आता है, वो एक शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल से आता है, वो एक ऑब्जेक्ट फाइल से आता है जिसे हम लिनक्स में कहते हैं लिपसी। लिपसी के अंदर वो सारा कोड लिखा रहता है जो आप यूज करते हो अपनी बाइनरी के अंदर। लाइक पुट्स हो गया, जो नॉर्मली आप सारा कोड यूज करते हो ना, लाइक पुट्स हो गया, गेट्स हो गया, आप सिस्टम फंक्शन यूज कर लेते हो या इस टाइप के एग्जैक्ट भी फंक्शन यूज करते हो, ये सब पहले से लिपसी के अंदर लिखे हुए हैं कोड। आप डायरेक्टली उसे वहां से कॉल करते हो, आप इतना काम करते हो। ठीक है, ये काम होता है। अब जो लिपसी है उसको आपके कोड के साथ जोड़ने के दो तरीके हैं, एक होता है डायनामिकली लिंक्ड, ठीक है, और एक होता है स्टैटिकली लिंक्ड। डायनामिकली लिंक्ड के अंदर क्या होता है कि मान लो मैंने कॉल करा पुट्स फंक्शन को, ठीक है, डायनामिकली लिंक्ड बता रहा हूं जो अभी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने मान लो कॉल करा पुट्स फंक्शन को, जब मेरी बाइनरी रन कर रही है, मेरी बाइनरी ने सबसे पहले क्या काम करा, इनपुट लिया गेट से। अब उसकी बारी आई है प्रिंट करने की कुछ पुट्स से। ठीक है, अब वो क्या काम करेगा, वो जाएगा लिपसी में, वहां से कहेगा मुझे पुट्स का कोड दो, उसे एग्जीक्यूट करेगा। ये होता है डायनामिकली लिंक्ड के अंदर। फिर इसी का एक अपोजिट आता है स्टैटिकली लिंक्ड। ठीक है, ये डायनामिक था, ये अब आएगा स्टैटिकली लिंक्ड। अब स्टैटिकली लिंक्ड में क्या होता है कि जितना लिपसी का कोड है वो आपके कोड के साथ जोड़ दिया जाता है, तो आप उसको किसी लिपसी में जाने की जरूरत नहीं है। लिपसी का सारा कोड उठाया, हमारे कोड के साथ जोड़ के रख दिया। अब जैसे ही वो पुट्स फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है, जैसे ही वो पुट्स फंक्शन को कॉल करेगा वो हमारी ही फाइल के अंदर लिखा हुआ होगा, वहां से पढ़ के वो उसे कॉल कर देगा। तो ये दो अलग अलग तरीके हैं। एक तरीके में क्या होता है कि लिपसी में जाएगा रन करते हुए, वहां से कोड पढ़ेगा और वहां से एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, स्टैटिकली लिंक्ड अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है कि वहां जाने की जरूरत ही नहीं है, वो सारा कोड पहले से ही वो आपकी बाइनरी में कॉपी पेस्ट मार देता है, तो अब आप यहीं से कर सकते हो। दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के, इस बात को याद रखना।
स्टैटिकली लिंक्ड में क्या होता है, फाइल का साइज छोटा है, क्योंकि अगर आपको पुट्स फंक्शन चाहिए तो डायरेक्टली आप पुट्स को कॉल कर रहे हो, लिब्सी के अंदर से पढ़ के और एग्जीक्यूट कर रहे हो। जब स्टैटिकली लिंक्ड की बात करते हैं तो स्टैटिकली लिंक्ड में क्या होता है कि सारा कोड आपकी फाइल में आ जाता है। मैंने बताया पुट्स को कॉल करो तो पुट्स का कोड आपकी बाइनरी में ही होता है ना, तो उससे क्या होगा, आपकी बाइनरी का साइज जो है वो बढ़ जाएगा। तो सबके अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं ये बेस्ट है ये बेस्ट है, आपका जो मन हो वो आप यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो जीसीसी हम यूज करते हैं वो डायनामिकली लिंक्ड बाइनरी ही बनाता है। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, ज्यादा बड़ी महाभारत नहीं थी इस पे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे लास्ट में जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा है एक वर्ड नॉट स्ट्रिप्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरह की बाइनरीज होती है, एक होती है स्ट्रिप्ड, एक होती है नॉट स्ट्रिप्ड। अब इसमें अंतर क्या है, देखो हमारी बाइनरी क्या होता है, कोड के अलावा जो हमारा कोड है उसके अलावा कुछ अलग अलग सिंबल्स लेके चलती है, कुछ वर्ड्स लेके चलती है अपने साथ, जैसे कि कैसे वर्ड है ना, लाइक डॉट टेक्स्ट सेक्शन या डॉट बीएसएस सेक्शन। अब ये इंग्लिश के वर्ड है लेकिन ये जरूरी है बाइनरी को, वरना पता कैसे चलेगा कौन सा टेक्स्ट सेक्शन है कौन सा बीएसएस सेक्शन है। तो वो ऐसे सिंबल्स अपने साथ लेके चलती है, इंग्लिश के सिंबल्स लाइक टेक्स्ट सेक्शन, बीएसएस सेक्शन, जीओटी सेक्शन और बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं जो उसको रन करने के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, सिंबल्स है। ये ना कोई एग्जीक्यूटेबल कोड है, ठीक है, ना ये कोई यूजर ने अपनी तरफ से लिखा है। भाई यूजर जब आप सी प्रोग्राम लिखते हो, सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखते हो तो अपनी तरफ से लिखते हो कि ये टेक्स्ट सेक्शन है, ये बीएसएस सेक्शन है, ऐसा कुछ नहीं लिखते ना, ये अपनी तरफ से वो डालता है। तो ये क्या होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं जिसकी मदद से बाइनरी को रन करने में आसानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह की आती है, एक आती है स्ट्रिप्ड बाइनरी। स्ट्रिप्ड बाइनरीज क्या होती है, जितने कम से कम आप सिंबल्स यूज कर सकते हो, जो ये वर्ड्स हैं इंग्लिश के, इनको जितने कम से कम आप यूज कर सकते हो उतना कम यूज करो, फाइल साइज छोटा होगा। दूसरा, ये रिवर्स इंजीनियर की मदद करते हैं। अगर रिवर्स इंजीनियर को पता चल जाएगा, मान लो रिवर्स इंजीनियर को अगर पता चल जाए कि मेन फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है तो उसका काम आसान हो गया। अगर रिवर्स इंजीनियर को पता ही ना चले कि मेन फंक्शन है कहां, क्योंकि बाइनरी या स्ट्रिप्ड, उससे जो मेन वर्ड था इंग्लिश का वो हटा दिया गया क्योंकि वो रन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन फंक्शन का जो मेन है, ठीक है, जो वर्ड मेन है वो रन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वो रन करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसके एड्रेस से भी रन कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डालते हैं तो रिवर्स इंजीनियर के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, बाइनरी को स्ट्रिप्ड बना देते हैं। इससे क्या होता है, फाइल का साइज छोटा हो जाता है क्योंकि काफी सारे वर्ड्स कम हो जाते हैं। दूसरा, साथ में साथ रिवर्स इंजीनियर के लिए काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जो वर्ड्स की वो हेल्प ले रहा था लाइक मेन फंक्शन या इस टाइप के वर्ड्स की वो हेल्प लेके आसानी से अपना काम कर पा रहा था, वो वर्ड्स अब उसको नहीं मिलते। अभी हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, आपको सब बात समझ आ जाएगी मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पे बताया कि डायनामिकली लिंक्ड की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने आपको बोला है लिप्सी के अंदर सारा कोड लिखा रहता है, एक लिप्सी फाइल होती है। तो वो लिप्सी फाइल कहां होती है, कैसे देखें हम लिप्सी फाइल को, तो आपको देखना है कि किसी भी बाइनरी की लिप्सी फाइल कौन सी है, वो कौन सी लिप्सी फाइल यूज कर रहा है। तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है कमांड LDD, ठीक है, LDD, और उसके आगे आप क्रैक मी दे दो तो ये बता देगा कि इसकी लिप्सी फाइल कौन सी है, इसको बता देता। तो एंटर मारते हैं और यहां पे आपको दिख जाएगा लिप्सी फाइल ये वाली है, यहां लिखा आ रहा है लिप्सी। तो ये क्या है, ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल। हम लिखते हैं, हम अपनी ऑब्जेक्ट फाइल बनाते थे असेंबली में, आपको याद होगा पहले में एक ऑब्जेक्ट फाइल बनाते थे असेंबलर की मदद से, फिर लिंक करते थे। यहां पे भी वही सीन है, हम ओ फाइल बनाते थे, वो ऑब्जेक्ट फाइल होती थी। यहाँ पे एसओ है, ये शेयर्ड ऑब्जेक्ट फाइल है, ठीक है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मान लो मैं इस फाइल को डिलीट कर दूं तो क्या होगा, मेरे सिस्टम चलना बंद कर देगा, ठीक है, मेरा जो लिनक्स है वो चलना बंद कर देगा। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है क्योंकि आप कोई भी कमांड वगैरह यूज कर रहे हो, या लिनक्स जो है पूरा सी से बना है और बहुत सारे फंक्शन उसने भी लिप्सी से यूज कर रहा है। अभी भी करंट में बैकग्राउंड में प्रोसेसेस रन कर रहा होगा तो बहुत जगह वो लिप्सी का कोड यूज कर रहा होगा। मैं लिप्सी डिलीट मारूंगा, मेरा लिनक्स जो है मे भी क्रैश कर जाए, अगली बार वो बूट होगा ही नहीं, ये तो पक्का कि बूट नहीं होगा, मे भी वो इंस्टेंटली क्रैश कर जाए, कमांड चलने बंद कर जाए, क्योंकि कोई भी आप कमांड यूज करते हो कैट ls, वो सब लिप्सी के जो फंक्शन है उनको यूज करते हैं। आपने वो डिलीट मार दी तो वो चलेंगे नहीं, वो क्रैश हो जाएंगे सब। समझ आया बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसका यूज लेते हैं सी प्रोग्राम, जो आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हो, कोई भी फंक्शंस वो सब यहाँ लिखे रहते हैं, इसके अंदर उसका कोड लिखा रहता है। आई होप ये समझ आया। अब यहीं पे एक टूल आता है, जब हम स्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रिप्ड की बात कर रहे हैं, तो मेरे को मान लो सिंबल्स पढ़ने, ठीक है, मैंने बोला सिंबल्स आते हैं बाइनरी के साथ जो उसको रन करने में मदद करते हैं। ना वो मेरा लिखा हुआ कोई कोड है, ठीक है, लेकिन वो आते जरूर है क्योंकि वो बाइनरी को रन करने में मदद करते हैं। तो उनको हम देख कैसे सकते हैं, उन सिंबल्स को अगर मुझे पढ़ना है तो मैं कैसे देख सकता हूं? तो उसके लिए एक टूल आता है NM, ठीक है, NM, और उसके बाद आप फाइल का नेम दे दो क्रैक मी, जैसे मैंने दिया NM और फाइल का नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दिया, तो ये सिंबल्स हैं जो इसके साथ आए थे, लाइक किस टाइप के सिंबल्स होते हैं, यहाँ पे हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। जरूरी नहीं आप सारे सिंबल्स पढ़ पाओ, आपके मतलब क्यों सारे सिंबल्स, ठीक है, लेकिन आगे चल के मे भी आपको समझ आ जाएंगे वो सिंबल्स हैं क्या।
जैसे कि यहाँ पे मेन सिंबल है, मेन सिंबल आपको समझ आ रहा है, मेन फंक्शन के लिए आया होगा, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम हटा सकते हैं। अगर एक बाइनरी को मैं स्क्रिप्ट बना दूंगा तो इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो रहेंगे क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है बाइनरी को रन करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो हट जाएंगे जो जरूरी नहीं है, वो ऑप्शनल थे अभी रखे हुए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ चीजें, जैसे कि यहाँ पे इनिट एक फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे इनिट एरे होता है, ये ऐसी बहुत सारी चीजें जो आपको अभी समझ नहीं आ रही, लेकिन एक बस आपको जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि सिंबल्स है क्या, ठीक है, ये बाइनरी के अंदर सिंबल्स आते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ मुझे, सोचने वाली बात यहाँ पे सोचना कि क्या एक बाइनरी के अंदर सिर्फ सिंबल्स आते हैं? क्या एक बाइनरी के अंदर सिर्फ सिंबल्स आते हैं? नहीं आते, और भी बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड आते हैं जो मैंने लिखे हैं, ठीक है। जो कोड होता है वो तो डायरेक्टली मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि आप सोचो मैंने जो कोड लिखा वो तो मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं होती। लाइक मेरे को पासवर्ड चेक का प्रोग्राम बनाया, जो पूरा प्रोग्राम है वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो पासवर्ड है वो तो इंग्लिश में है ना, समझने वाली बात है, वो तो इंग्लिश में है ना, वो मशीन कोड में कन्वर्ट नहीं हो, वो कोई ऐसा कोड नहीं जिसको एग्जीक्यूट करना है प्रोसेसर को, उससे तो बस मैच करना है, वो एक स्ट्रिंग है, वो एक वर्ड है, ठीक है, वो एक इंग्लिश का वर्ड है इन्हीं सिंबल्स की तरह। तो अब मुझे इन सिंबल्स के साथ साथ उन इंग्लिश के वर्ड भी पढ़ने हैं जो इस बाइनरी के अंदर है, तो वो मैं कैसे पढ़ सकता हूं? तो उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा टूल आता है जिसका नाम है स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये आपको स्ट्रिंग्स निकाल के देता है बाइनरी के अंदर। तो स्ट्रिंग्स क्या काम करता है? स्ट्रिंग्स प्रिंट करता है, यानी इंग्लिश के वर्ड प्रिंट करता है। बहुत सारे बाइनरी के अंदर ऐसी चीजें भी होती है जो प्रिंट नहीं हो सकती, लाइक कैसे, मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, मैन आस्की पेज करते हैं, ठीक है, मैन आस्की। अब यहाँ पे हम आते हैं टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यहाँ पे देखना कितने हैं, ठीक है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो आस्की के अंदर यहाँ पे इन्होंने डिफाइन करे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डेसिमल वाले, ये रहे डेसिमल। टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कैरेक्टर्स कितने बताए इसने? 127, ठीक है, 127 ये बता रहे सब कुछ मिला के, चाहे वो डिलीट हो, न्यू लाइन हो, सब कुछ मिला के 127। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती है जो इनके 127 के बाहर हो, ठीक है, जो हमारा टर्मिनल है वो सिर्फ इनको प्रिंट कर पाएगा जो आस्की कैरेक्टर्स हैं, जैसे ABCD ये सब। अब ऐसे कोई है जो आस्की टेबल के बाहर है, जो आस्की टेबल के अंदर मेंशन नहीं है, ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो उनका क्या होगा? तो उनको वो प्रिंट नहीं कर पाता, ठीक है, जो हमारा टर्मिनल है वो उनको प्रिंट नहीं कर पाता। तो यहां पे क्या होता है, जो स्ट्रिंग्स टूल है, ये स्ट्रिंग्स टूल किनको दिखाता है? जो ओनली प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं उनको यहाँ पे हमारे को दिखाता है, जो प्रिंटेबल वर्ड है उनको हमारे को दिखा देता है बाइनरी के अंदर निकाल के। जो प्रिंटेबल नहीं है, जो आस्की टेबल के बाहर के हैं, उनको नहीं दिखाता हमारे लिए, ठीक है। तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे मैं करता हूँ क्रैक मी 1 पे इसको रन करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूं, तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे क्या आ रही है, ये देखो .bss .data, ये सारे क्या है, इंग्लिश के वर्ड्स हैं जो प्रिंट हो सकते हैं, ये सारे सिंबल्स हैं। प्लस सिंबल्स के अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसी चीज भी होंगी जो यूजर डिफाइंड इंग्लिश के वर्ड्स हैं, लाइक देखते हैं यहाँ पे अभी हम नीचे, ठीक है, ऊपर स्लाइड करता हूं, ये सारे सिंबल्स के साथ साथ अब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग। ये जब एरर प्रिंट होता था मैंने प्रिंट करा था आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग, याद होगा। तो ये ऐसा इंग्लिश का वर्ड है जो प्रिंट करना है उसको डायरेक्टली, कोई कोड नहीं है जिसको वो मशीन कोड में कन्वर्ट करे। तो ये हमें दिख गया, रॉन्ग पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड, तो इससे हिंट मिल जाता है कि बाइनरी कर क्या रही है, समझ आया। और इसके अलावा ये और भी काफी कुछ लीक कर देता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक देखो इसने बाइनरी का जो ओरिजिनल पासवर्ड था वो भी लीक कर दिया यहाँ पे, सुपर सीक्रेट पासवर्ड। और हमारे को क्या करना पड़ा, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमने स्ट्रिंग्स टूल रन करा और यहाँ पे हमारे को जो स्ट्रिंग थी, जो पासवर्ड को चेक कर रहा था, वो पासवर्ड डायरेक्टली यहाँ पे आ गया एक टूल की मदद। तो समझ आया कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टूल। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी टूल है कि काफी सारी चीजें बाइनरी की लीक कर देता है स्ट्रिंग्स टूल, ठीक है। दूसरे पे रन करके देख लेते हैं, स्ट्रिंग्स बाइनरी 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसने इस बाइनरी के सिंबल्स दिखाए, सारे सिंबल्स हैं, साथ में साथ जो यूजर डिफाइंड जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको भी ये यहाँ पे दिखाएगा। अब यहाँ चलते हैं ऊपर, लाइक देखो यहाँ पे एंटर पासवर्ड, रॉन्ग पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड, ठीक है, साथ में साथ जो ओरिजिनल पासवर्ड था वो भी इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो कितना खतरनाक है ना। तो ये बहुत कुछ प्रिंट करता है, लाइक पुट्स फंक्शन को कॉल हुई थी तो पुट्स प्रिंट कर दिया, एग्जिट, जो भी इसे इंग्लिश के पढ़ने लायक वर्ड लग रहे हैं उन सबको प्रिंट कर देता है। ये हमारे को एक जनरल आइडिया काफी अच्छा दे देता है कि बाइनरी एक्चुअली कर क्या रही है। मैं सिर्फ इन 3 लाइन को देख के समझ सकता हूं कि बाइनरी कर क्या रही है। ये पासवर्ड के लिए मांगती है और उसके बाद चेक कर रही है कि पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है, मुझे ना रन करने की जरूरत पड़ी ना कुछ करी। तो ये होता है स्ट्रिंग्स टूल जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से आप कैट टूल का भी यूज कर सकते हो। कैट क्या काम करता है, फाइल को प्रिंट करने का काम करता है। तो यहां पे अगर मैं कैट रन करूंगा इस फाइल के ऊपर, क्रैक मी 1, ठीक है, इसके ऊपर मैंने रन करा, तो अब आपको दिखेगा ये जो अजीब अजीब से कैरेक्टर दिख रहे हैं ये सारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है। ये मैंने आपको बोला कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मशीन कोड है जिसको ये प्रिंट नहीं कर सकता, जो आस्की टेबल के बाहर के हैं। लेकिन आपको साथ में साथ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंग्लिश के वर्ड मिलेंगे जो आस्की टेबल के अंदर के हैं, तो ये प्रिंट कर देता है उन्हें। जैसे यहाँ पे इसने करा है, बहुत सारी यहाँ पे करी है। ऊपर देखते हैं
आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग, रॉन्ग पासवर्ड, करेक्ट पासवर्ड हो गया, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है, सुपर, अजीब सा थोड़ा थोड़ा पीछे गायब कर दी इसने वर्ड, लेकिन आइडिया मेरे को मिल रहा है, सुपर सीक्रेट और पासवर्ड यहाँ पे ढंग से नहीं दिख रहा है। तो यहां पे हमारे को एक अंदाजा लग जाता है कि क्या हो सकता है, सुपर सीक्रेट इससे रिलेटेड आप लगा सकते हो, आगे पी से पी ए से क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझ आ रहा होगा कि छोटे छोटे टूल्स काफी कुछ आपकी एनालिसिस में मदद कर सकते हैं, बाइनरी को समझने में मदद कर सकते हैं और काफी टास्क आपका सॉल्व भी कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है, विदाउट डिबगिंग। आपको डिबगिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी, आप इन टूल्स की छोटे छोटे टूल्स की मदद से कर सकते हो। तो पता होने चाहिए छोटे छोटे टूल्स, लाइक अभी हमने कौन कौन से देख लिए, कैट देखा जो कि काफी अच्छा हमारे को इसने पासवर्ड लीक करा, स्ट्रिंग्स हो गया पासवर्ड लीक करा, एलडीटी से हमारे को लिप्सी फाइल पता चल जाती है जो कि हमारे अभी इतनी काम की नहीं थी। फाइल कमांड काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे को आर्किटेक्चर बताती है कौन से टाइप की फाइल है, स्ट्रिप्ड है, अनस्ट्रिप्ड है, ठीक है, या डायनेमिकली लिंक्ड है, स्टैटिक लिंक्ड है। अगर सोचो, खुद सोचना एक चीज, अगर ये फाइल स्टैटिकली लिंक्ड होती तो खुद बताओ क्या अंतर दिखता आपको स्ट्रिंग्स टूल में, कुछ अंतर दिखता है स्ट्रिंग्स जब मैं इस पे रन करता, तो आपको एक बहुत बड़ा अंतर पता है क्या दिखता है। अगर मैं स्टैटिक फाइल बनाता तो यहां पे एक अंतर सबसे बड़ा ये आ जाता कि जब इतना सारा कोड आ गया है, ठीक है, इतना सारा कोड जो है वो हमारी बाइनरी के अंदर ऐड हो गया। स्टैटिक में क्या होता है, लिप्सी का कोड हमारे में ऐड हो जाता है, जब इतना सारा कोड हमारे में ऐड हुआ तो बहुत सारे और इंग्लिश के वर्ड भी हमारी बाइनरी के अंदर आ जाएंगे जिसको स्ट्रिंग्स टूल प्रिंट करेगा। इस बात को समझे। तो अभी ये किसके दिखा रहा है, खाली इस बाइनरी के दिखा रहा है क्योंकि ये डायनामिकली लिंक्ड है। डायनामिक लिंक का मतलब क्या है, जब ये फाइल रन करेगी और इसे पुट्स की जरूरत पड़ेगी तो वहां जाएगी और पुट्स का कोड ले आएगी। अभी इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा कोड नहीं है, सिर्फ हमारा कोड है। बात को समझे, ठीक है। तो यहां पे अभी जितना भी ये दिखा रही है स्ट्रिंग्स टूल इंग्लिश के वर्ड, ये सारे इसी बाइनरी के। लेकिन अगर ये स्टैटिकली लिंक्ड होती तो पहले से ही इसके अंदर सारा लिप्सी का कोड ऐड कर दिया गया होता, तो हमारे कोड के साथ लिप्सी का कोड होता तो काफी सारे और इंग्लिश के वर्ड आपको देखने को मिलते। समझ आया इतनी बात, ठीक है। यहीं पे मैं आपको दिखाता हूं एक छोटा सा अंतर, मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं कि स्ट्रिप्ड बाइनरीज और नॉन स्ट्रिप्ड बाइनरीज में क्या अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा सा कि क्या अंतर भी आते हैं स्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रिप्ड में हमारे को देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, जो हमारी crackme1.c है, ये वाली फाइल है, ठीक है, ये वाली जो फाइल है, इस पे पहले हम इसको कैट आउट करके आपको दिखाता हूँ ये फाइल है क्या। कैट करने की जरूरत नहीं है, अब आपको एक नया टूल पता चल गया, स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स क्या काम करता है, जो भी इंग्लिश के वर्ड है वो आपको दिखाता है और इसके अंदर सभी इंग्लिश है, ये कोई बाइनरी फाइल नहीं कि इसके अंदर बाइनरी डेटा जो प्रिंट नहीं करेगा। इसके आगे जो टेक्स्ट फाइल का नेम दोगे तो पूरा कंटेंट उसका प्रिंट करता है, वो सारा ही इंग्लिश में होता है, ठीक है। मतलब वो आस्की टेबल के अंदर उसके सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सी दूंगा तो आपको दिख जाएगा इसने पूरी फाइल यहाँ पे प्रिंट आउट कर दी, जो कि कोई टेंशन की बात नहीं क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स आस्की टेबल के अंदर मेंशन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल रन करेगा और ये हमारा नॉर्मल पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इसको कंपाइल करूंगा जीसीसी की मदद से, इसकी जो है बाइनरी बनाऊंगा मैं। एक होगी स्ट्रिप्ड बाइनरी, एक होगी नॉन स्ट्रिप्ड बाइनरी। फिर आपको दोनों में अंतर दिख जाएगा कि दोनों में एक्चुअली अंतर है क्या, ठीक है। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, जीसीसी से एक नॉर्मल फाइल बनाते हैं जो कि नॉन स्ट्रिप्ड होती है, ठीक है। जीसीसी से एक नॉर्मल फाइल बनाता हूं बिल्कुल मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा crackme2c जो फाइल है, crackme1.c को, ठीक है। और एक आउटपुट फाइल बना दो इसकी crackme1, ठीक है। ये एक मैंने फाइल बना दी यहाँ पे crackme1। अब यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एंटर मारता हूँ तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे नॉर्मल सी फाइल हमारी बन गई। अब मैं बनाऊंगा एक स्ट्रिप्ड बाइनरी। स्ट्रिप्ड बाइनरी क्या हुई, जितना कम से कम सिंबल्स आप यूज कर सकते हो, डाल सकते हो तो बाइनरी के अंदर उतने डालो, ठीक है, सबसे कम। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एडिशनल इंग्लिश के वर्ड होंगे जो हट जाएंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। और इससे हमारा नुकसान भी है एज रिवर्स इंजीनियर। देखो, डेवलपर के लिए तो काम अच्छा होगा, उसकी फाइल का साइज छोटा कर, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी हार्ड हो जाएगी। हार्ड क्यों हो जाएगी ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी प्रैक्टिकली करके, ठीक है। अब यहाँ पे हम चलते हैं और एक स्ट्रिप्ड बाइनरी बनाते हैं, जीसीसी -s लग जाएगा बस स्ट्रिप्ड के लिए, बाकी सब सेम रहता है। crackme1.c डैश आउटपुट crackme1 और यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रिप्ड, ठीक है। एंटर मारते हैं। अब यहाँ पे दोनों फाइल बन गई, ये वाली बनी है स्ट्रिप्ड और ये वाली क्या है, नॉन स्ट्रिप्ड है। तो अंतर देखते हैं दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करूंगा, दोनों के ऊपर स्ट्रिंग्स टूल चलाऊंगा ताकि मुझे सिंबल्स दिख जाए, सारे इंग्लिश के वर्ड क्या क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है। स्ट्रिंग्स टूल चलाऊंगा किसके अंदर, crackme1 के ऊपर चलाऊंगा और उसको एक फाइल के अंदर सेव कर लूंगा ताकि हम कंपेयर कर पाए कि दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। फाइल 1 के अंदर सेव कर लेते हैं इसको, ठीक है, crackme1 को। और अब crackme1 स्ट्रिप्ड पे चलाते हैं, स्ट्रिप्ड वाली जो है, और इसको फाइल 2 के अंदर हम जो है स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। फाइल 2 के अंदर स्टोर कर लिया। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा किसकी मदद से, मेल्ड टूल की मदद से। आप एप्ट इंस्टॉल मेल्ड कर लेना, हो जाएगा, ठीक है। फाइल 1 और फाइल 2 को आप diff टूल का यूज कर सकते हो, DIFF। उसका आउटपुट थोड़ा सा पढ़ने में हार्ड होता है, इसलिए यहाँ पे मैं मेल्ड टूल को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। एंटर मारते हैं, मेल्ड टूल जो है वो खुल जाएगा और अब आपको दिखेगा यहाँ पे अंतर क्या है दोनों बाइनरीज में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें दोनों बाइनरीज में, देखना ये सब अभी सेम चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये वाली फाइल 1 है,
जो कि नॉन स्ट्रिप्ड है, ठीक है। और ये वाली क्या है, ये वाली स्ट्रिप्ड बाइनरी है। तो अब आपको दिखेगा यहाँ पे अंतर क्या है, बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई अंतर नहीं है। रॉन्ग पासवर्ड, ये इंग्लिश के वर्ड तो हट ही नहीं सकते ना, ये तो है ही, ये तो होगा। ये आर्ग्यूमेंट वन मिसिंग, जो रॉन्ग पासवर्ड है, ये तो इंग्लिश के हमने डाले, ये नहीं हटेंगे, ठीक है। बाइनरी के जो अपने सिंबल्स है वो कम हो जाएंगे। लाइक देखो यहाँ पे, अब जो नॉन स्ट्रिप्ड थी, ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितना सारा एक्स्ट्रा कंटेंट है, ये सारा एक्स्ट्रा कंटेंट है। यहाँ पे कौन सी लाइन है, जीसीसी उबंटू वाली लाइन है, उसके जस्ट बाद कौन सी लाइन है, SHSTR टैब, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जीसीसी उबंटू इसके बीच में और इसके बीच में देखो कितना सारा एक्स्ट्रा कंटेंट इन्होंने डाल रखा था, जो कि जरूरी नहीं था, इसके बिना भी काम चल जाता, लेकिन इन्होंने डाला था कि ईज हो जाए रन करने के लिए, ठीक है, काम इजी हो जाए रन करने के लिए बाइनरी को, लेकिन इसकी कोई खास जरूरत नहीं थी। तो कितना सारा काम जो है वो कम हो गया। और इसी के अंदर एक सिंबल था मेन, जो कि हट गया। तो अब हमारे को पता नहीं चल पाएगा बाइनरी के अंदर कि मेन फंक्शन है कहां, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसको करके देखेंगे यहाँ पे, और देख लेते हैं कुछ हटाया, और कुछ खास नहीं हटाया इतना, लेकिन काफी सारा कुछ हटा ही दिया, बल्कि देखोगे आप तो बहुत कुछ हटा दिया, काफी सारी लाइंस को इन्होंने कम कर दी है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं दोनों में अंतर क्या है। अब मैं क्या काम करूंगा, जीडीबी के अंदर ओपन करूंगा क्रैकमी 1 को, ठीक है। क्रैकमी 1 को मैंने जीडीबी के अंदर ओपन करा। ये वाली फाइल कौन सी थी, जिसके अंदर सिंबल्स प्रेजेंट, ये वाली नॉन स्ट्रिप्ड बाइनरी। तो अब अगर मैं यहाँ पे करूंगा इन्फो फंक्शंस, तो आपको दिखेगा काफी सारे फंक्शंस के नेम यहाँ पे इसने हमारे को दिखाए। इसको करते हैं क्विट, ठीक है। और अब मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे स्ट्रिप्ड वाली बाइनरी को खोलता हूं, अब आपको अंतर दिख जाएगा। यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इन्फो फंक्शंस, अंतर दिखा, कितना ज्यादा अंतर आ गया। काफी सारी चीजें जो है वो स्ट्रिप्ड कर ली है और हमारे को अब दिखाई नहीं जा रही है, और यहाँ पे मेन फंक्शन भी गायब हो गया। तो अब हमारे को पता ही चलना मुश्किल हो जाएगा कि मेन फंक्शन है का। रिवर्स इंजीनियर का काफी टाइम पहले स्टार्टिंग में वेस्ट होगा कि वो मेन फंक्शन को ढूंढेगा कि मेन फंक्शन है कहाँ, पहले वो ढूंढेगा बाइनरी कहां से स्टार्ट हो रही है, फिर वहां से मेन फंक्शन ढूंढेगा। तो काफी सारा टाइम जो है इसमें लग जाएगा और इसमें काम आसान हो जाता है। तो अब आपको समझ आएगा स्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रिप्ड में क्या अंतर होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिप्ड बाइनरी है तो आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, दो और टूल देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे हैं। अभी तक हमने जितना करा ये सब स्टैटिक एनालिसिस था, ये टर्म को याद रखना, मैं जो बोल रहा हूं ये सब क्या था, स्टैटिक एनालिसिस। अब आप कहोगे क्या होता है। अब यहाँ पे जब हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ठीक है, तो हम बाइनरी की दो तरह से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बाइनरी को समझने की दो तरह से कोशिश करते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक क्या होता है, जब हम बाइनरी को रन नहीं कर रहे, बिना रन करे हम जितनी ज्यादा एनालिसिस उसकी कर पा रहे हैं कि उसके अंदर क्या है, कहां क्या लिखा है, ठीक है, और वो किस टाइप की फाइल है, कौन सा आर्किटेक्चर है, जितना अभी तक हमने करा, स्ट्रिंग्स करा, इसमें हमने एक बार भी बाइनरी को रन नहीं करा। हम इसके सिंबल्स पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें बाइनरी को रन करने की जरूरत नहीं, हमने फाइल कमांड चलाया उसमें बाइनरी को रन करने की जरूरत नहीं, कैट करा, जितने भी हमने काम करा वो सब स्टैटिक के अंदर आ रहा था, हमने बाइनरी को रन नहीं करा, बाइनरी को रन करने की कहीं पे जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो ये था स्टैटिक एनालिसिस। अब इसी का अपोजिट होता है डायनामिक एनालिसिस। डायनामिक एनालिसिस में क्या होता है कि जब हम रन करते हैं बाइनरी को तब एनालिसिस करते हैं। लाइक मैं डिबगिंग कर रहा हूं तो वो डायनामिक एनालिसिस है, ठीक है। डिबगिंग क्या है, रन करते होता है, स्टेप बाय स्टेप रन कर रहे हो, तो वो डायनामिक एनालिसिस है। अब किसी की डिसअसेंबली पढ़ना, खाली असेंबली पढ़ रहे हैं तो वो स्टैटिक एनालिसिस है। क्यों, क्योंकि इसमें बाइनरी को रन करने की जरूरत नहीं, आप असेंबली ऐसे ही निकाल के पढ़ सकते हैं, उसमें बाइनरी को रन करने की कोई जरूरत नहीं होती। आप उसके फंक्शंस देख रहे हो, इसमें बाइनरी को रन करने की कोई जरूरत नहीं, तो वो स्टैटिक एनालिसिस है। डायनामिक एनालिसिस में आप बाइनरी को रन करते हो, ठीक है। तो यहां पे अंतर आता है, इसको आपको पता होना चाहिए। अभी तक मैंने जितने दिखाया वो सारे स्टैटिक थे, हमने बाइनरी को एक बार भी रन नहीं करा, ठीक है, किसी भी टूल के लिए। अब जो मैं करूंगा वो क्या होगा, वो डायनामिक एनालिसिस होगा, बाइनरी को रन करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने जो पिछले भी करे थे, लाइक रडारे करा, आइडा करा या जीडीबी करा, डिबगिंग जो करी, वो क्या था, वो डायनामिक एनालिसिस था, ठीक है, कि हम बाइनरी को रन कर रहे थे। जब हम डिसअसेंबली पढ़ रहे थे, आइडा में हमने डिसअसेंबली पढ़ी पहले, है ना, तो वो क्या था, वो स्टैटिक एनालिसिस था। लेकिन जब हम डिबगिंग कर रहे थे तो वो हो गया था डायनामिक एनालिसिस। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आप डायनामिक कर रहे हो, स्टैटिक कर रहे हो। कुछ लोगों को खाली स्टैटिक एनालिसिस करना पसंद होता है, कुछ लोगों को खाली डायनामिक करना पसंद होता है, कुछ लोगों को दोनों करना पसंद होता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप क्या पसंद करते हैं, कौन सा एनालिसिस पसंद करते हो, ठीक है। यहां पे अब हम क्या काम करेंगे, दो टूल दिखाता हूं डायनामिक एनालिसिस के जो बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलट्रेस टूल को, ठीक है, एलट्रेस। अब एलट्रेस क्या काम करता है, ये ट्रेस करता है कि जो हमारी बाइनरी है वो लिबसी के कौन कौन से फंक्शन को कॉल कर रही है। मैंने आपको बताया जो फंक्शंस हम यूज करते हैं, जो हम नहीं लिख रहे हैं, लाइक स्कैनएफ, प्रिंटएफ, पुट्स, गेट, जो सी के स्टैंडर्ड फंक्शन है, जो हम अपनी तरफ से नहीं लिख रहे हैं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं है ना, उन सब फंक्शंस को बताता है कौन कौन से फंक्शंस को ये कॉल कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे मैं देता हूं ./क्रैकमी2। अभी मैं समझाता हूं मैं क्या कर रहा हूं, क्रैकमी2, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या काम करा है, यहां पे मैंने दिया है कि डॉट का मतलब क्या होता है, ये वाली करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है क्रैकमी2, ठीक है। दो डॉट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस डायरेक्टरी। एक डॉट का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, तो लिनक्स के बेसिक है। एक डॉट का मतलब क्या होता है, ये वाली करंट डायरेक्टरी, दो डॉट का मतलब क्या होता है, प्रीवियस डायरेक्टरी। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि
करंट डायरेक्टरी के अंदर क्रैक मी 2 है, ठीक है, ये मैं से बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या होता है, एल्ट्रेस के साथ ना आपको पूरा पाथ देना पड़ता है बाइनरी का। अगर आप खाली लिख दोगे क्रैक मी 2 तो ये काम नहीं करेगा, अगर आप ऐसे क्रैक मी 2 लिख दोगे तो ये काम नहीं करेगा, आपको इसको पूरा पाथ देना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं पाथ ऐसे भी दे सकता हूँ, डॉट का मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी, उसके आगे फिर फॉरवर्ड स्लैश और फाइल का नेम, इसका मतलब इस जो करंट डायरेक्टरी है उसका नाम यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, उसके आगे क्रैक मी 1 लग जाएगा। समझ आया बात को? अब मैं रन करता हूँ और देखते हैं हमारे को क्या दिखाता है। या क्रैक मी 2 पे कर लेते हैं, क्रैक मी 1 पे कर रहे हैं हम जो कर रहे हैं, क्रैक मी 2 करते हैं। तो सबसे पहले इसने मेरे को बताया कि पुट्स फंक्शन को कॉल होती है, पुट्स क्या प्रिंट करता है, एंटर पासवर्ड, ठीक है, और एंटर पासवर्ड स्क्रीन पे प्रिंट होता है। उसके बाद अब यहाँ पे कहते हैं कि गेट्स को कॉल हुआ है और आर्ग्यूमेंट भी आपको साथ में दिखाता है कि क्या क्या आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, ठीक है, गेट्स को ये सारे आर्ग्यूमेंट पास हुए हैं। तो यहाँ पे गेट्स क्या काम करता है, इनपुट लेने का, तो ये वेट कर रहा है हमारे इनपुट के लिए। मैं इनपुट देता हूँ ABCDEF, ठीक है, मैंने ये इनपुट दिया, एंटर मारते हैं। अब इसने क्या दिखाया कि यहाँ पे strlen हो रहा है हमारे इनपुट का, ठीक है, strlen फंक्शन को कॉल होता है और उसके बाद यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड जो है प्रिंट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एग्जिट को कॉल हो जाती है 0 स्टेटस कोड के साथ, ठीक है, इसने हमारे को सारा दिखा दिया। तो अब आपको डीबगर में जाके कॉल पढ़ने की जरूरत है, आप एल्ट्रेस में सीधा देख सकते हो किन किन फंक्शंस को कॉल लगी, चाहे वो strlen हो, चाहे गेट्स हो, पुट्स हो, कोई भी हो, scanf हो, printf हो, सबको यहाँ पे बता देता है कि किस फंक्शन को ये कॉल कर रहा है लिब्स के अंदर से, हमारे को सारा बता देता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि एल्ट्रेस टूल मैंने क्यों दिखाया, ये क्यों यूजफुल है। देखो अब यहाँ पे एक चीज आपको दिखेगी, एल्ट्रेस से मैं क्या काम करता हूँ, एल्ट्रेस को मैं रन करता हूँ किसके ऊपर, क्रैक मी 1 के ऊपर, ठीक है, क्रैक मी 1 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, कुछ भी यहाँ पे इनपुट दे देते हैं, जो आर्ग्यूमेंट इसको देना पड़ता है हमारे को, ठीक है। अगर मैं आर्ग्यूमेंट नहीं दूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे एरर आया, पुट्स कर दिया इसने हमारे को, क्या चीज पुट करा, आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग, ठीक है, ये प्रिंट करा, उसके बाद एग्जिट कर दिया विद स्टेटस कोड 1 के साथ, ठीक है, ये बात समझ आई। अब यहीं पे मैं क्या काम करता हूँ, एक आर्ग्यूमेंट के साथ इसको पास करता हूँ, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट मैंने दिया, नॉर्मल से कुछ भी दे सकते हो इस आर्ग्यूमेंट के साथ। अब आपको दिखेगा क्या होता है एल्ट्रेस का फायदा, एंटर मारता हूं, अब क्या हो रहा होगा, बैकएंड में जो कोड है वो strlen कर रहा होगा ओरिजिनल पासवर्ड के ऊपर, ठीक है, strlen कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे को ओरिजिनल पासवर्ड तो था वो बिल्कुल लीक हो चुका है, क्योंकि ये हमारे को क्या दिखाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल हुआ और उसको क्या आर्ग्यूमेंट पास हुआ, ये हमारे को दिखाता है, ठीक है, एल्ट्रेस टूल। तो इसने हमारे को बता दी कि strlen को कॉल हुआ था इस आर्ग्यूमेंट के साथ और यहाँ पे हमारे को पासवर्ड जो था वो लीक हो गया। तो ये छोटे छोटे टूल है और आपका काम आसान कर देते हैं। इसी बाइनरी के लिए आपने देखा होगा पूरा रडारे से हमने रिवर्सिंग करी थी, डीबगिंग करी, डिसअसेंबली पढ़ी और यहाँ एल्ट्रेस ने हमारे को एक लाइन में दिखा दिया। तो ये छोटे छोटे ऐसे टूल हैं जो आपका काम आसान कर देते हैं और प्रोग्रामर के सिर में दर्द कर देते हैं कई बार, क्योंकि रिवर्स इंजीनियरिंग करने से कितना आसान हो जाता है हमारा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे एल्ट्रेस भी काफी अच्छा टूल है। सेम एक ऐसा ही टूल होता है एस्ट्रेस। एस्ट्रेस क्या काम करता है, एस्ट्रेस एल्ट्रेस से थोड़ा अलग है। एल्ट्रेस क्या काम करता था, लिब्सी के जो फंक्शंस कॉल हो रहे हैं उनको विद आर्ग्यूमेंट दिखाता था, है ना, कि भाई पुट्स को कॉल करा है strlen को और उनका आर्ग्यूमेंट हमारे को दिखाता रहता था कि इन फंक्शंस को कॉल कर रही है बाइनरी। एस्ट्रेस क्या काम करता है, एस्ट्रेस हमारे को दिखाता है कि कौन कौन सी सिस्टम कॉल को ये कॉल कर रहा है, ठीक है, कौन कौन सी सिस्टम कॉल। मान लो फॉर एग्जांपल ये पुट्स को कॉल करता है, तो पुट्स इन द एंड, चाहे लिब्सी के अंदर उसका कोड लिखा इन द एंड, आपको सब चीज पता है कि कर्नल ही करता है, तो वो बैक एंड में वो राइट सिस्टम कॉल ही कर रहा होगा, बस वो उसके ऊपर एक फैंसी सा फंक्शन है। पुट्स जो है एक फैंसी फंक्शन है राइट सिस्टम कॉल के ऊपर, ये हमारे को पता है, ठीक है। तो बैक एंड में वो राइट सिस्टम कॉल को कॉल ही कर रहा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इसको क्रैक मी 2 के ऊपर रन करके दिखाता हूँ, क्रैक मी 2, ठीक है। अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसने बता दी कौन कौन सी सिस्टम कॉल रन हो रही है जैसे ही हम इस फाइल को रन करते हैं। तो बहुत सारी सिस्टम कॉल रन होती है जो अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है, बाइनरी को रन करते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आधी ज्यादा हमारे काम की नहीं होती, लेकिन कुछ हमारे काम की होती है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहली सिस्टम कॉल होती है execv। execv क्या काम करती है, किसी बाइनरी को एग्जीक्यूट करने का काम करते हैं। तो जैसे आप किसी बाइनरी को रन करते हो, ठीक है, तो वो क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है कर्नल के अंदर। यहाँ पे लिखा है execv सिस्टम कॉल होती है किसके साथ, क्रैक मी 2 को यहाँ पे कॉल कर रहा है। तो execv सिस्टम कॉल क्या काम करती है, किसी बाइनरी को रन करती है। तो यहाँ पे execv सिस्टम कॉल लगती है क्रैक मी 2 के साथ, इसलिए क्रैक मी 2 रन होती है, ठीक है। यहाँ नीचे आते हैं, नीचे से हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे एक राइट होता है एंटर पासवर्ड, ठीक है, राइट सिस्टम कॉल लगती है जिसका पहला आर्ग्यूमेंट 1 जाता है, फिर सेकंड आर्ग्यूमेंट जाता है एंटर पासवर्ड विद न्यू लाइन और 15 लेंथ जाती है, फिर एंटर पासवर्ड यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। समझ आया बात, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एफ स्टैट होता है जो कि हमारे काम का नहीं है। फिर यहाँ पे रीड हो रहा है, रीड सिस्टम कॉल आपको पता है इनपुट लेने का काम करती है। तो हमारे इनपुट के लिए वेट कर रहा है, मैं इनपुट देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एंटर मारते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, रीड कर लिया इसने, ठीक है। रीड करने के बाद उसने यहाँ पे राइट करा दोबारा से रॉन्ग पासवर्ड और उसके बाद यहाँ पे एग्जिट सिस्टम कॉल हुई 0 के साथ। समझ आया, तो ये हमारे को सिस्टम कॉल दिखाती है कि बैक एंड में कौन कौन सी सिस्टम कॉल लग रही है। समझ आया, इसको क्रैक मी 1 के साथ भी करके देख सकते हो आप। एंटर मारता हूं तो यहाँ पे इसने हमारे को सबसे पहले राइट करा है आर्ग्यूमेंट 1 मिसिंग, ठीक है, और इसकी लेंथ क्या है 20 और यहाँ पे
स्टैंडर्ड आउटपुट 1 नंबर पे राइट करना चाह रही है और यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है, और उसके बाद एग्जिट कर जाता है, एग्जिट सिस्टम कॉल लगती है। अब मैं इसे आर्ग्यूमेंट भी दे देता हूँ ABCDEFGH, और याद रखना यहाँ पे मैंने क्या दिया है, डॉट फॉरवर्ड स्लैश का मतलब करंट डायरेक्टरी के अंदर, डॉट का मतलब क्या है, करंट डायरेक्टरी, दो डॉट का मतलब क्या है, प्रीवियस डायरेक्टरी। तो करंट डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल है क्रैकमी1, उसको मैं रन कर रहा हूं विद दिस आर्ग्यूमेंट, तो एंटर मारता हूं, तो यहां पे अब आपको डायरेक्टली दिख जाएगा यहाँ पे क्या हुआ, राइट हुआ रॉन्ग पासवर्ड, ठीक है, इससे पहले कोई सिस्टम कॉल नहीं लगी होगी, डायरेक्ट यहाँ पे रॉन्ग पासवर्ड जो राइट सिस्टम कॉल है वो हुई, रॉन्ग पासवर्ड इसने प्रिंट करा और एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे आप सिस्टम कॉल देख सकते हो बैक एंड में, इसका ये फायदा, ठीक है, एल्ट्रेस और एस्ट्रेस। तो अभी हमने क्या काम करा, ये डायनामिक एनालिसिस करा, क्योंकि इसमें क्या हुआ, दोनों में चाहे एल्ट्रेस हो चाहे एस्ट्रेस, फाइल तो रन हुई ना, फाइल रन हो रही थी तभी हमसे इनपुट ले रही थी, तो फाइल तो रन हो रही है ना, हम अपने एग्जीक्यूटेबल को रन कर रहे हैं ना, तो ये डायनामिकली एनालिसिस है, क्योंकि इसमें हम फाइल को रन कर रहे हैं। अगर फाइल को रन ना कर रहे होते और तब हम एनालिसिस कर रहे होते, वो स्टैटिक होता, लाइक स्ट्रिंग्स, कैट, और जितने हमने पिछले करे एनएम करा एक, तो वो सब फाइल कमांड, ये सब क्या थे, स्टैटिक एनालिसिस थे, ठीक है, ये बात आई होप सो समझ आया। एक और टूल दिखाता हूं, रीड एल्फ। रीड एल्फ क्या काम करता है, बस ये रीड करता है एल्फ को, और हम कह रहे हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन पढ़ लो, और कोई भी आप इसका क्रैक नहीं दे दो, तो ये लगभग सारे टूल का आउटपुट एक साथ दिखाता है, एल्ट्रेस एस्ट्रेस को छोड़ के स्टैटिक एनालिसिस पूरा कर देता है बाइनरी का एक। तो ये क्या काम करेगा, फाइल का जो आउटपुट, फाइल कमांड का जो आउटपुट है वो आपको दिखा देता है, और जो सिंबल्स पढ़ना है ये सारा काम ऑटोमेटिक कर देता है। तो रीड एल्फ डैश ए, अब आपको दिखेगा इसका बहुत बड़ा आउटपुट आएगा, लेकिन सारी काम की इंफॉर्मेशन होती है लगभग, ठीक है। यहाँ पे हम ऊपर चलते हैं और करते जाते हैं, यहाँ पे हम आते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले मैजिक एड्रेस। मैजिक एड्रेस कुछ नहीं है, बस इसकी मदद से लिनक्स जो है पहचानता है कि कौन से टाइप की फाइल है, ठीक है। अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे, एक साथ सारी इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा मैं, बहुत ज्यादा हो जाएगी। उसके लिए बताया था एल्फ है, 64 बिट है, जो कि हमारे काम का था, ये हमें पता करना ही था, और इनमें और भी पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़नी है, एग्जीक्यूटिबल फाइल है, और काफी सारी चीजें बताई गई जो अभी हमारे काम की नहीं है। उसके बाद सेक्शन बताता है, मैंने आपको बताया टेक्स्ट सेक्शन होता है, BSS सेक्शन होता है, और बहुत सारे सेक्शन होते हैं यार हमारे पे। तो ये सेक्शन बताता है, उनका एड्रेस बताता है कि बाइनरी में हर चीज का एक एड्रेस है, मैंने आपको बताया, तो उनका एड्रेस क्या है, यहाँ पे लिखा आता है एड्रेस, ठीक है, ये उनका एड्रेस है, ये एड्रेस बताता है। कितना साइज है, वो कितना बड़ा है सेक्शन, मान लो टेक्स्ट सेक्शन जो उसमें बहुत सारा कोड लिखा है तो उसका साइज बड़ा होगा, बेसिक सेक्शन के अंदर आपने 2-3 वेरिएबल दिया तो साइज छोटा हो जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे साइज बता रहा है कितने साइज का है, ये यहाँ पे दिखा होगा आपको। जैसे टेक्स्ट सेक्शन ढूंढते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट सेक्शन कहाँ है, ये रहा टेक्स्ट सेक्शन, ठीक है, टेक्स्ट सेक्शन ये रहा, इसका साइज ये रहा, ठीक है, और बहुत सारे सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, और काफी सारी और अदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे दी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नीचे काफी सारी चीजें दी होती है, जैसे फ्लैग्स अभी हमारे काम के नहीं है, और प्रोग्राम हेडर्स हमारे को दिए हुए हैं, ये भी हमारे काम का भी नहीं है कुछ ऐसा खास, ठीक है। और यहाँ पे सेगमेंट्स दिए हुए हैं, नीचे करते चलते हैं, अभी तो हमारे काम का एक खास नहीं है इनमें से ये वाली चीजें, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इसने बता रहा है कि कौन कौन से फंक्शंस कॉल हुए, लाइक पुट को कॉल करा है, str_len को कॉल करा है, str_compare को कॉल हुआ है, एग्जिट को कॉल हुआ है, तो ये सब इसने हमारे को बताया, समझ आ रहा है। तो ये यहाँ पे इसने हमारा थोड़ा बहुत जो है एल्ट्रेस वाला काम भी कर दिया। एल्ट्रेस क्या करता था, जो लिप्सी के फंक्शन कॉल हो रहे वो हमारे को बताता था, तो इसने भी बता दिया कि पुट्स को कॉल हुआ है, str_len को कॉल हो रहा है, ठीक है, str_compare हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, ये सब कॉल हुआ है। लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं बता रहे कि उनको क्या आर्ग्यूमेंट पास हो रही है, क्योंकि स्टैटिक एनालिसिस है, इसने बाइनरी को रन नहीं करा। अगर आपको आर्ग्यूमेंट पता करने हैं तो उसके लिए फिर आपको डायनेमिकली बाइनरी को रन करना पड़ता है, तभी आपको पता चलेंगे कि क्या आर्ग्यूमेंट उनको पास हो रहे हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे नीचे भी वही सेम इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और भी काफी सारी चीजें यहाँ पे हमारे को दी हुई है। ये सारे सिंबल्स हो गए, ठीक है, ये सारे सिंबल्स हैं इसके अंदर, देखो मेन, PSS स्टार्ट, और काफी सारे यहाँ पे सिंबल्स भी हमारे को इसने दिखा दिए, जो हमारे को NM या स्ट्रिंग्स रिजल्ट हमारे को दिखाता था वो सिंबल्स भी हमारे को इसने दिखा दिए, ठीक है। और भी काफी सारी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है, जो कि आपका एक जगह पूरा स्टैटिक एनालिसिस हो जाता है। समझ आया बात को, सारे टूल्स रन नहीं करने पड़ते, एक जगह पे सारा स्टैटिक एनालिसिस आपका हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा लगा होगा इतने सारे टूल जान के, और छोटे छोटे टूल है लेकिन आपके काम आएंगे। अगर आपको याद नहीं रहते, फाइल के अंदर लिख लो, एक कॉपी के अंदर लिख लो, 6-7 ही है, लेकिन आपके काम आएंगे। जब आप किसी बाइनरी आपको मिलती है, सबसे पहले इनको रन करके देख लो, क्योंकि आधा काम आपका ये कर देंगे। मे बी पासवर्ड लीक कर दें, बहुत आसानी से इनसे पासवर्ड लीक हो जाता है, ठीक है, पासवर्ड लीक कर दे, या इंग्लिश में पासवर्ड लिखा होगा तो वो स्ट्रिंग्स टूल दिखा देगा, या वो किसी आर्ग्यूमेंट की तरह पास हो रहा होगा किसी कॉल को तो आपको एल्ट्रेस दिखा देगा। तो वो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर सकते हैं टूल, तो आप इनका यूज जरूर करना जब भी आपको बाइनरी मिले। डिबगिंग तो करनी ही पड़ती है, लेकिन उससे पहले ही अगर हमारे को इतने आसानी से काम हो जाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती हार्डकोर, तो अच्छा है ना, हमारा काम आसान, हमारे को काम करने से मतलब है, क्या टूल यूज कर रहे हैं उससे हमारे को मतलब नहीं पड़ता। सो आई होप सो आपको सॉफ्टवेयर देख के मजा आया हो, आपको ये टूल्स देख के मजा आया हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।